राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक प्रक्रिया विधि का जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये प्रक्रिया विधि को हल्का मत समझिएगा, बहुत वजनदार ये विधि है। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। इस विधि को हम दिखाएंगे कि विधि जगत में इसका स्थान क्या है। विधि जगत में इस विधि का स्थान क्या है। इसका नाम है साक्ष्य विधि। पूरा नाम इसका है भारतीय साक्ष्य विधि। ठीक है, और इसका संक्षिप्त नाम की बात करेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ठीक है, यह संक्षिप्त नाम कहलाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। विस्तृत नाम कहीं नहीं लिखा जाता है। विस्तृत नाम का मतलब है पूरा अधिनियम समझिए। ठीक है, संक्षिप्त नाम हर अधिनियम के लगभग पहली धारा में उल्लेख किया जाता है। तो आइए इस विधि के बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय समझिए। आप इसकी रूपरेखा समझिए, इसका विधि जगत में स्थान समझिए, इसका महत्व समझिए, परीक्षा की दृष्टि से इसका महत्व समझिए, प्रैक्टिस के पर्पज से इसका महत्व समझिए। यह अपने आप में बहुत छोटा सा अधिनियम दिखता है, मात्र 167 धाराओं का अधिनियम है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे, इसकी व्याख्या करने लगेंगे तो अनंत हो जाते हैं। यानी ये गागर में सागर जैसा है। ठीक है, जैसे बिहारी जी के दोहे कहलाते हैं कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ठीक उसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पहले परिचय थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि परिचय हर चीज का जानना जरूरी है। फिर ये क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं इस विषय पे, बहुत सारे बच्चों के। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस में हैं, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं है और अच्छे से उस पर पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने मामले में बहस खुद ना करके दूसरों को हायर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे आपकी पकड़ नहीं है तो आप बहस नहीं कर पाओगे, आप जिरह नहीं कर पाओगे, और जिरह नहीं कर पाओगे तो सच्चाई नहीं निकाल पाओगे, सच्चाई नहीं निकाल पाओगे तो न्याय तक पहुंच नहीं पाओगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक विधि है। ठीक है, भारत में जितने कानून बनाए हैं उसमें से एक कानून ये भी है। ये मेजर एक्ट की श्रेणी में आता है, इसको मेजर एक्ट कहते हैं। क्यों मेजर एक्ट कहते हैं? क्योंकि सामान्यतया ये हर एक मामलों में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिविल मामला चल रहा हो किसी कोर्ट में, चाहे वो आपराधिक मामला चल रहा हो। दोनों ही मामलों में, चाहे फौजदारी मामला हो चाहे दीवानी मामला हो, हर मामलों में बिना इसके काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, इस विधि का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है विधि जगत में जितना कि बारातियों के लिए दूल्हे का। ठीक है, बिना दूल्हे की बारात बेकार है, उसी तरह से बिना साक्ष्य विधि के सारी विधियां। ठीक है, अब सब बोलना ठीक नहीं है, बाकी आप समझिए क्या कर सकते हैं हम इसको। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये एक प्रक्रिया विधि है। कैसी विधि है? प्रोसीजर ला है, प्रोसीजर, यानी इसमें प्रक्रिया बताया गया है। इसमें किसी प्रकार के अधिकार और दायित्व या निर्योग्यता की बात नहीं की गई है, लेकिन कुछ ऐसी धाराएं हैं इसमें जो अधिकारों की या निर्योग्यताओं की बात करती हैं, लेकिन कुछ धाराओं से हम उन्हें सामान्य स्थान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये विधि कैसी है? प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों पे लागू होता है, इसीलिए इसे साक्ष्य प्रक्रिया विधि कहते हैं, एविडेंस प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। अब इस विधि को आप देखेंगे तो इसको कई रूपों में आप समझ सकते हैं। हम इसको टुकड़े टुकड़े में आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि मैंने जो एक सबसे पहले एक वीडियो बनाया है कि सभी विधियों का एक जो है वर्गीकरण किया है, भारत में जितने प्रकार की विधियां उनका वर्गीकरण किया, मेरा पहला वीडियो है वो। उस वीडियो को आप जरूर सबसे पहले देख लीजिएगा। अगर उसको आप देख लेंगे तो कोई भी विधि आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो इसका स्थान
प्रक्रिया विधि के रूप में रखा गया है, चाहे वो सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी कानून हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, या तो प्रक्रिया विधि होगी या तो वो मौलिक विधि होगी। जो प्रक्रिया विधि होती है वो प्रक्रिया विधि लगभग दो भागों में बटे होते हैं, या तो आपराधिक मामलों के लिए होते हैं या सिविल मामलों के लिए होते हैं। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसी प्रक्रिया विधि है जो सिविल में भी लागू है और क्रिमिनल मामलों पे भी लागू होती है। इसके अलावा ये मेजर एक्ट की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि बहुतायत रूप से ये हर मामलों में लागू होता रहता है। तो लेकिन ये समवर्ती सूची का विषय ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है और हर एक राज्यों में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो राज्य और केंद्र सरकार, यानी केंद्र और राज्य सरकारों में विधियों का बंटवारा किया गया है। जिन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है उसकी एक लिस्ट बनाई गई है जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, यानी राज्य की सूची, स्टेट लिस्ट कहते हैं। जिन विषयों पे संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है उसे हम संघ की सूची कहते हैं या संघ सूची कहते हैं। ठीक, जो विषय ऐसे हैं जो सार्वजनिक महत्व के हैं, ठीक है, जिस पे राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे विषयों को दोनों को अधिकार दे दिया गया कानून बनाने के लिए, जिसे समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची की प्रशिष्टि अगर आप देखेंगे तो 12 में आपको मिलेगा, प्रशिष्टि 12 में मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है समवर्ती सूची की प्रशिष्टि 12 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थान रखा गया है। अर्थात ये कानून बनाया तो पार्लियामेंट ने है, लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तन या परिवर्धन कर सकती हैं। उसके बाद ये जो है भूतलक्षी प्रभाव रखता है। कैसा प्रभाव रखता है? भूतलक्षी प्रभाव। साक्ष्य प्रक्रिया विधि है, ये मैंने पहले बता दिया। भूतलक्षी प्रभाव रखता है। भूतलक्षी का प्रभाव का मतलब है रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, बैक डेट से लागू होना। यानी अगर कोई मामला आज चल रहा है या कोई आज की डेट में अपराध हुआ और वो कोर्ट में लंबित है और भारतीय साक्ष्य विधि में कोई संशोधन होता है, साक्ष्य अधिनियम में कोई संशोधन किया जाता है, तो वो संशोधन पहले से लंबित मामलों पे, जो पहले से पेंडिंग मामले हैं, उन पे भी लागू हो जाती है। इसीलिए इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव या हिंदी में भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं। लेकिन जो मौलिक विधियां होती हैं, मौलिक विधियां जो में, ठीक है, इन मौलिक विधियों में जो दांडिक मौलिक विधियां हैं उन्हीं के केवल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को रोका गया है। सिविल मौलिक विधियों के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को नहीं रोका गया है। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) पढ़ेंगे तो 20(1) में जो प्रतिबंध लगाया गया है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेके, वो क्रिमिनल विधियों के लिए है, पेनल लॉज के लिए है, सिविल लॉज के लिए नहीं है और प्रोसीजरल लॉ के लिए भी नहीं है उसमें। तो हाँ, अब उस पे क्यों नहीं है, क्यों क्रिमिनल लॉ को रखा गया, ये जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा, उसमें वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को विस्तृत बताएंगे उसमें क्यों ऐसा किया गया है। यहाँ बस केवल आप सामान्य रूप से ही समझिए। उसके बाद इसका लेक्स फोरी विधि भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लेक्स फोरी विधि या स्थानीय विधि। इसका मतलब सिंपल सा है कि जिस स्थान पे कि कोई मामला चल रहा है, जिस स्थान पे कोई मामला चल रहा है, उस स्थान पे वो अपराध चाहे घटित हुआ हो या ना घटित हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। उस स्थान की जो प्रक्रिया विधि होगी वही उस अपराध पे लागू होगा। जैसे लखनऊ में कोई अपराध घटित होता है, ठीक, लखनऊ में कोई अपराध घटित होता है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका ट्रायल लखनऊ में ही हो, उसका ट्रायल मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, उसका ट्रायल उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो सकता है, उसका ट्रायल बिहार में भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बताई गई हैं। तो अगर अपराध लखनऊ में हुआ तो लखनऊ में जो उस अपराध के लिए सजा लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, वो सब्सटेंटिव लॉ लखनऊ का ही उस पर लागू होगा। अर्थात लखनऊ
का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून है वही कानून उस पर नैदानिक विधियां सब्सटेंटिव लॉ वही लागू होगा। अगर उसका ट्रायल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है तो प्रोसीजरल लॉ जो मध्य प्रदेश का है वो लागू होगा, सब्सटेंटिव लॉ लखनऊ का ही वहां लागू होगा। और आसान भाषा में समझिए, उत्तर प्रदेश में कोई अपराध हुआ, अपराध यहां से ट्रांसफर करके बिहार में चला गया ट्रायल करने के लिए, न्याय हित में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर बिहार में चला गया ट्रायल करने के लिए तो कानून जो सब्सटेंटिव लॉ है वो उत्तर प्रदेश का ही लागू होगा। बिहार में जब उसका ट्रायल होगा तो प्रोसीजरल लॉ वहां का लागू होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में मान ले, तो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई अपराध होता है तो यहां लिखा हुआ उसमें कंप्लेंट और एफआईआर दोनों दर्ज कराया जा सकता है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 200 में कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराते समय कोई गवाह लेकर के जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ धारा 200 में कि परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पे परीक्षा की जाएगी और उसका सारांश लेखबद्ध किया जाएगा। लेकिन अपराध यहां पे हुआ है, मान लेते हैं कि ट्रायल बिहार में चल रहा है उसका, ठीक है, मामला ट्रांसफर कर दिया गया है और बिहार में सीआरपीसी में संशोधन कर दिया गया है। वहां लिखा गया है जब कंप्लेंट दर्ज होगा तो कम से कम 2 गवाह जरूर होंगे उस समय। तो अब यूपी के अकॉर्डिंग गवाह होना जरूरी नहीं है, जबकि बिहार के अकॉर्डिंग 2 गवाह होना जरूरी है। ये प्रोसीजरल लॉ में संशोधन किया गया है। तो अपराध भले यूपी का है, अगर वो बिहार में उसकी सुनवाई चल रही है तो कम से कम 2 गवाह होंगे तभी कंप्लेंट दर्ज होगा, अन्यथा नहीं दर्ज होगा। बात समझा गया। जैसे मैं एक दूसरा दृष्टांत और समझा दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ, यहां भारतीय दंड संहिता के तहत जो है धारा 379 के तहत अपराध हुआ चोरी का। ट्रायल शुरू हुआ कोर्ट के सामने, अभिभावक पे दोषसिद्धि का प्रावधान किया गया है कि अभिभावक अगर कोई करता है, प्ली करता है तो उसे कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन मामला उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर होके बिहार में चला गया और बिहार में प्ली ऑफ गिल्टी पे कन्विक्शन पे रोक लगा दिया गया है कि वहां प्ली करने पे जो है कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। तो भले उत्तर प्रदेश में प्ली करने पे कन्विक्शन किया जा रहा हो, लेकिन क्या बिहार में अगर मामला चल रहा है तो यूपी का जो प्रोसीजर है वो वहां फॉलो होगा? नहीं फॉलो होगा, ठीक। लेकिन सजा जितना वर्तमान में जहां अपराध हुआ है उस अपराध के लिए जितनी सजा लिखा हुआ है इतना ही, चाहे ट्रायल बिहार में हो चाहे पूरे भारत में कहीं भी हो, उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। तो लेक्स फोरी का मतलब ये कि लेक्स फोरी का मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो के तहत जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमेशा उस स्थान की लागू होगी जहां इस अधिनियम के तहत कार्यवाही उस पे हो रहा है, चाहे वो अपराध वहां हुआ हो या कहीं और से ट्रांसफर होके आया। उसके बाद लिखा है प्रारूपकार। इस अधिनियम के प्रारूपकार कौन है, ड्राफ्टमैन कौन है? तो सर जेम्स फिटेज स्टीफन, ठीक है। स्टीफन महोदय को इसकी ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके पहले ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी हेनरी मैन को दिया गया था, लेकिन उस ड्राफ्ट को जो है स्वीकार नहीं किया गया, फिर स्टीफन महोदय को दिया गया और उन्होंने इस ड्राफ्ट की रूपरेखा तैयार की। हाँ, इनकी भी ड्राफ्टिंग की कहीं कहीं आलोचना बीच बीच में होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने एक कन्फेशन की परिभाषा दी है, कन्फेशन की इनके द्वारा दी गई परिभाषा को पी.एन. स्वामी के केस में डिनाई कर दिया जाता है लॉर्ड एटकिन के द्वारा, ठीक है, 1939 में, और एक नई परिभाषा दी जाती है। तो खैर वो सब मैं जब आगे वीडियो इस पे बनाऊंगा तो आप लोगों को विधिवत समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, एक एक वीडियो इस पे डाला जाएगा, ठीक है, और इतना विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, वो चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई किसी भी एग्जाम का लेवल हो, चाहे वो एपीओ का हो, पीसीएसजे का हो, एचजेएस का हो, एकेडमिक एग्जाम का हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगर यूपी की मैं बात करूं तो यूपी एपीओ की अगर बात करूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जानना आपके लिए, क्योंकि पूरा मेंस में 100 नंबर का एक पेपर ही यहां से पूछा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी 30 क्वेश्चन में इसकी हिस्सेदारी होती है कि 30 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कम से कम। तो इस तरह से एपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में भी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में भी। और पीसीएसजे की बात अगर आप करेंगे तो पीसीएसजे में
एक सेकंड लॉ का सेकंड पेपर जो होता है प्रोसीजरल लॉ होता है, उसमें से 3 प्रोसीजरल लॉ होते हैं, जिसमें से एक एविडेंस होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर को अगर 3 भाग में आप बांट देंगे तो लगभग 60-65 के आसपास हो जाएगा, 65 से 70 के बीच में। तो इतने नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और आप चाहें तो एक सब्जेक्ट को छोड़ करके कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं, आप एविडेंस से ही कम 100 नंबर तक कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ इस पे अच्छी है तो। और अदर राज्यों में भी एविडेंस हर जगह सिलेबस में रखा गया, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके प्रारूप कार्य आपने देख लिया, स्टीफन फिटन महोदय जी हैं। फिर समवर्ती सूची का ये विषय है, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों इस पे संशोधन कर सकती है, यानी दोनों को संशोधन करने की पावर है। साक्ष्य अधिनियम में बीच बीच में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन कर रखे हैं। ठीक, उसके बाद साक्ष्य प्रक्रिया विधि है, बहुत लक्षी प्रभाव रखती है, इसको लक्षकोरी विधि कहते हैं। ठीक, ये पहला वीडियो बनाया जा रहा है इस अधिनियम पे, इसलिए इसको भाग 1 का नाम दिया गया है। इधर आ जाइए, 1872 का एक्ट है, ये अधिनियम संख्या 1 है, यानी 1872 में बनाया जाने वाला ये पहला कानून था। ठीक, इसीलिए इसका नंबर डाल दिया जाता है फर्स्ट। उसके बाद भाग नंबर 3, ठीक है, ये फर्स्ट वैसे समझे जैसे हर साल में जो एफआईआर दर्ज होते हैं उनका नंबर पड़ता रहता है। फिर नए साल में एफआईआर का क्रम संख्या 1 हो जाता है। उसी तरह से हर साल जो कानून बनाए जाते हैं उनके क्रम संख्या 1 से शुरू होते हैं, फिर नए साल जो कानून बनते हैं उनके क्रम संख्या 1 से शुरू होते हैं। तो इस तरह से ये इसका क्रम संख्या 1 है, अधिनियम संख्या 1 है। इसमें जो है ये बनाया गया, यानी पास कब हुआ था, उस समय के विधायिका के द्वारा 15 मार्च 1872 को ये पास हुआ था, 15 मार्च 1872। ये सब प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 1872 की तारीख को ये इन्फोर्स हो जाता है, ये उसी तारीख से ये लागू हो जाता है। तो 1 सितंबर 1872 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल इसमें भागों की संख्या 3 है, यानी पूरे अधिनियम को 3 भाग में रखा गया। जैसे संविधान भी हमारा भागों में बटा हुआ है, लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ठीक है, सीपीसी में तो खैर आर्डर भी रखे गए हैं, चैप्टर भी रखे गए हैं, रूल भी है, सेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन अदर लॉज आप देखेंगे तो पार्ट्स में बहुत कम मिलेंगे। हाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसको भी भाग में रखा गया है। चैप्टर की संख्या 11, धाराओं की संख्या 167, यानी अधिनियम संख्या 1, भाग टोटल 3, अध्याय इसके 11, धाराएं 167। ये प्री में कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं इसके भागों को। 3 भाग में रखा गया है। सबसे पहले है तथ्यों की सुसंगति, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। फिर है भाग 2, सबूत के बारे में, ठीक है। और भाग 3 जो है, भाग 3 साक्ष्य का पेश किया जाना एवं उसका प्रभाव बताया गया है। तो इस तरह से इसको 3 भाग में रखा गया है। पहला भाग आपका हो गया तथ्यों की सुसंगतता, दूसरा भाग हो गया आपका सबूत के बारे में, तीसरा भाग हो गया साक्ष्य का पेश किया जाना और इसका प्रभाव। लेकिन जो इसके टोटल 11 चैप्टर्स हैं, उन 11 चैप्टर्स को अगर आप देखेंगे तो जो पहला भाग है तथ्यों की सुसंगतता, उसको 2 चैप्टर की हिस्सा मिली है, यानी उसके हिस्से में कितने चैप्टर गए, 2 चैप्टर गए हैं। जो दूसरा आपका पार्ट है सबूत के बारे में, उसके हिस्से में 4 चैप्टर जाते हैं। और जो तीसरा भाग है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, उसके हिस्से में टोटल 5 चैप्टर जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो चैप्टरों का बंटवारा किया गया है 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2 पहले में, 4 दूसरे में, 5 तीसरे में। पहला क्या है तथ्यों की सुसंगतता, दूसरा क्या है सबूत के बारे में, तीसरा क्या है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखने से पहले कुछ चीजें आप और समझ लीजिए। विधि जगत में इसका स्थान क्या है, ठीक है। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है इसको समझाने के लिए आप लोगों के लिए। अगर कहीं कोई भी अपराध हो, ठीक है, कोई भी अगर अपराध होता है, जैसे कहीं चोरी हो गया, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, कोई भी अपराध अगर कहीं होता है तो सबसे पहले कौन सा एक्ट वहां आता है, देखा जाता है वो कार्य अपराध है कि नहीं है। तो कोई भी कार्य अपराध है या नहीं उसे चेक करने के लिए प्रक्रिया विधि आती है कि एविडेंस आता है कि मौलिक विधि आएगी। सबसे पहले कौन सी विधि वहां पहुंचेगी, किसकी जरूरत सबसे पहले पड़ेगा, सबसे पहले जरूरत मौलिक विधि की पड़ती है। तो ये क्या है, मौलिक विधि, ठीक है, ये मौलिक विधि है।
कहीं कोई अपराध हुआ, सबसे पहले किस चेक करेंगे, वो कार्य अपराध है या नहीं है। हम मौलिक विधि के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हर एक अपराध के बताए गए हैं उसी के आधार पे चेक कर लेंगे कि वो अपराध है या नहीं है। ठीक, अब वो अपराध है, चोरी हुआ, मान लिया कि वो कार्य चोरी की श्रेणी में आता है, चोरी के पांचों तत्व पूरे हो रहे हैं वहां पे। तो अगर चोरी के पांचों तत्व पूरे हो रहे हैं तो वो चोरी है। तो अब होगा क्या, अब तुरंत प्रक्रिया विधि आएगी। अब काम किसका है, अब तुरंत प्रोसीजरल लॉ का काम आ जाएगा। वो कहेगी ऐसा है, तुरंत ले चलो इसका मेडिकल कराओ, अब इसका मेडिकल कराओ, इसका एफआईआर दर्ज कराओ, इसका कंप्लेंट दर्ज करवाओ। तो तुरंत पुलिस अधिकारी एफआईआर कहां दर्ज करवाएंगे, कंप्लेंट कहां दर्ज करवाएंगे, कोर्ट। तो तुरंत प्रोसीजरल लॉ आ जाएगा। ये देखिए प्रक्रिया विधि, यानी पहले किसकी जरूरत पड़ी, अगर कहीं कोई कार्य हुआ तो वो कार्य अपराध है कि नहीं, मौलिक विधि। फिर अब उसमें एफआईआर दर्ज हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, चार्जशीट बनाया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट ट्रायल करे, कन्विक्शन करे, ठीक है, तो ट्रायल तक। फिर किसका काम आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है प्रक्रिया विधि आ जाएगी। और प्रक्रिया विधि आने के बाद, ठीक है, ये यहाँ जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, ठीक है, यानी कार्य देखा गया वो अपराध है कि नहीं। अगर वो अपराध है तो मौलिक विधि से चेक हो गया। अब उसमें एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तो वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। तो ये प्रक्रिया विधि, ठीक है, एफआईआर दर्ज होना। और अब उसके बाद क्या होगा, जब मामला कोर्ट में आएगा तो उसे साबित किया जाएगा, तब जरूरत पड़ेगी एविडेंस की। किसकी जरूरत पड़ेगी, एविडेंस की। और जब वो साबित हो जाएगा तब फिर साबित हो जाए या ना साबित हो तो क्या करेंगे, अभियुक्त को या तो दोषी ठहराएंगे या दोष मुक्त करेंगे। तो दोषी ठहराएंगे या दोष मुक्त भी करेंगे तो किस विधि के तहत करेंगे, प्रक्रिया विधि फिर आ जाएगी। फिर देखिए प्रक्रिया विधि, निकलने के लिए भी प्रक्रिया विधि। और जब उसे हम दोषी ठहरा देंगे या दोष मुक्त ठहरा देंगे तो फिर प्रश्न आएगा सब्स्टेंटिव लॉ का, मौलिक विधि का, कि अब उसे सजा कितनी दी जाए। तो फिर यहाँ मौलिक विधि निकलते समय काम करेगी, यानी कितना सजा सुनाया जाए। तो वो कार्य अपराध है कि नहीं, मौलिक विधि से चेक होगा। फिर उसमें संज्ञान लिया जाएगा, यानी एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होगा, प्रक्रिया विधि। और मामला जब कोर्ट में पहुंचेगा तो फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीच में, ठीक है, ये है एविडेंस। उसके बाद जब साबित हो जाएगा तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, फिर प्रक्रिया विधि के अनुसार। और फिर जब उसमें सजा सुनाया जाएगा तो मौलिक विधि की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सजा सुनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह से सिविल मामलों में भी किसी का अधिकार डैमेज हुआ कि नहीं, यानी वो सिविल वाद है कि नहीं है, सिविल राइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, सिविल विधि से यानी सिविल मौलिक विधियों से देखा जाएगा। और बन रहा है तो कंप्लेंट, उसमें जो है आपका वाद पत्र पेश किया जाएगा, यानी वाद पत्र पेश करके वाद संस्थित किया जाएगा तो प्रक्रिया विधि आ जाएगी। और जब वाद पत्र पेश कर दिया जाएगा कोर्ट में, यानी वाद संस्थित हो जाएगा, तो फिर मामला साबित करने की बात आएगी एविडेंस की। और साबित होने के बाद फिर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होगी प्रक्रिया विधि से। और फिर जब बाद में उसमें डिग्री पास होगा तो कितना पास किया जाए, कितना उसके राइट का वायलेशन हुआ है, फिर सब्स्टेंटिव लॉ वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट सेंट्रल में होता है, मध्य एशिया में इसका काम है, ये मध्य एशिया की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। बिना इसके कोई विधि पूर्ण ही नहीं है, चाहे वो प्रक्रिया विधि हो चाहे मौलिक विधि हो, ठीक है, बिना एविडेंस के अधूरी रह जाती है। लेकिन कभी कभी एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये बीच में ही रखा रह जाता है और अंडा फूट जाता है। जैसे मामला लोक अदालत में चला गया, मामला सुलह समझौता में चला गया, ठीक है, मामला मीडिएशन में चला गया, तो वहां साक्ष्य विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये अगर अल्टरनेट मामले का निस्तारण ना हो तो फिर बिना प्रक्रिया विधि के सारी मौलिक और प्रक्रिया विधियां जो बिना साक्ष्य विधि के सभी मौलिक एवं प्रक्रिया विधियां चाहे वो सिविल हो या दंडिक अधूरी हो जाती है। अब आते हैं हम लोग जो भाग 1 तथ्यों की सुसंगतता, भाग 2 है सबूत के बारे में, भाग 3 है साक्ष्यों का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। तो तथ्यों की सुसंगतता, सबूत के बारे में, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 के हिस्से में कितने चैप्टर आए हैं, 2, भाग 2 के हिस्से में आए हैं 4 और भाग 3 के हिस्से में आए हैं 5। तो 1 2 5, ठीक है, 1 4 5, ठीक है, 4
दूसरे के हिस्से में 2 के हिस्से में 4, 1 के हिस्से में 2, तो 1 को भी 2 मिल गया, ठीक है, 2 गुना इसका मिल गया, 2 का 2 गुना मिल गया, ठीक है, यहाँ पे 4 और 3 का 2 गुना नहीं हो पाया है, कम पड़ गया, ठीक है, 5 इसके हिस्से में आया है। तो आइए, इसका नाम है तथ्यों की सुसंगतता। इसमें जो 2 चैप्टर रखे गए हैं, ये पहला है प्रारंभिक और दूसरा है तथ्यों की सुसंगतता। लेकिन उसके पहले सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 1 से लेके 55 तक भाग 1 को रखा गया, यानी धारा 1 से 55 तक टोटल कितनी धारा है, लगभग 150। तो 55 इसके हिस्से में दे दिया गया, कुछ ऐसे इसके हिस्से में होंगे और कुछ ऐसे दूसरे के हिस्से में होंगे, लगभग 50-50 का हिस्सा है, 50 से 55 का हिस्सा इसी तरह से बट गया है। 55 दे दिया गया पहले भाग को, दूसरे भाग में आ गया 56 से 100, तो 100 जब इधर चला गया 55 निकल गया, ठीक है, तो बचा 45 आ गया दूसरे के हिस्से में, और शेष भाग 3 के हिस्से में चला गया 101 से 167, यानी भाग 3 सीधे 101 से शुरू होता है और 167 तक जाता है। इस तरह से जो भाग 1 है धारा 1 से 55, इसमें 2 भाग रखे गए हैं, पहला है प्रारंभिक, दूसरा है तथ्यों की सुसंगतता। अब थोड़ी चीज और समझ लीजिए, फिर ये चैप्टर्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जब कोई मामला आता है, यानी इस विधि के तहत जब कोई प्रोसीडिंग होती है, तो होता क्या है, साबित किया जाता है। क्या साबित किया जाता है, विवाद को। और विवाद किसे कहते हैं, बहुत सिंपल परिभाषा विवाद की, जब दो या अधिक व्यक्ति परस्पर किसी विषय पर असहमत हो जाते हैं, तो ऐसी असहमति विवाद कहलाती है। जब 2 या अधिक व्यक्ति परस्पर यानी आपस में किसी विषय पर असहमत हो जाते हैं, तो उनकी ऐसी असहमति विवाद कहलाती है, और जिस बिंदु पर असहमति होती है वो विवाद का विषय कहलाती है, ठीक है। लॉ की भाषा में इसको विवाद कहते हैं, और उस बिंदु को जो विवाद का विषय है उसको विवादित तथ्य कहते हैं, फैक्ट इन इशू कहते हैं। तो फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए कैसे साबित किया जाता है, यानी विवाद को कैसे साबित किया जाएगा, उसको साबित करने में क्या क्या साक्ष्य पेश किए जाएंगे, किन किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप मैं संक्षिप्त में चीजों को बता रहा हूं कि जब कहीं कोई विवाद होता है, ठीक है, जैसे समझिएगा, प्रश्न है कि क्या का की हत्या खा ने कर दी, क्या का की हत्या खा ने कर दी, का पे हत्या किए जाने का आरोप लगा है। जिस समय का खा की गला रेत रहा था, उस समय गा ने देखा है गला रेतते, तो का ने खा की हत्या की कि नहीं की, ये फैक्ट इन इशू, इसी को कहते हैं विवादित तथ्य, क्योंकि का कह रहा मैंने हत्या नहीं की, खा कह रहा मैंने हत्या की है, तो दोनों आपस में असहमति हो गई, असहमति हो गई विवाद, और असहमति किस पे है, मृत्यु को लेकर के, इस नाते वो मृत्यु हो गई विवादित तथ्य, ठीक। तो ये जो विवादित तथ्य बन गई यहाँ पे मृत्यु, ये विवादित तथ्य के गवाह कई तरह से हो सकते हैं, इसके साक्ष्य कई तरह से हो सकते हैं। एक, जिसने हत्या करते समय देखा, गा ने हत्या करते समय देखा है, गा के सामने ही का ने खा की गला देती है, तो ये गा हो गया प्रत्यक्षदर्शी गवाह, जिसको चश्मदीद गवाह कहते हैं, ठीक। और ये किस बात का गवाह है, ये इसी बात का गवाह है कि का ने खा की हत्या की कि नहीं की, ठीक है, यानी मृत्यु कैसे कारित हुई, इसी बात का ये गवाह है। तो ये गवाह किस तथ्य का है, विवादित तथ्य का, यानी जो विवाद का तथ्य है उसी का ये गवाह है, और इसने अपनी आंखों से देखा है वो घटना घटित हुई, अतः ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसको चश्मदीद गवाह कहते हैं। एक घा व्यक्ति है, जरा देखिए, एक घा व्यक्ति है, ये क्या देखा है, घा देखा है कि जिस समय का ने खा की हत्या की, उसको घा नहीं देखा है, लेकिन हत्या के तत्काल बाद, तुरंत बाद का को भागते हुए देखा है, और इसके शरीर पे खून के निशान पाए गए। तो ये भागते हुए देखना और शरीर पे खून का निशान पाया जाना, ये तो फैक्ट इशू है ही नहीं। फैक्ट इशू ये है कि मृत्यु खा की का ने कारित किया कि नहीं किया, लेकिन ये जो तथ्य देखा है वो एक ऐसा तथ्य है कि इसके शरीर पे खून के निशान पाए गए हैं, और ये भाग रहा था, बहुत परेशान दिख रहा था, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं इसी ने हत्या करके भागा हो,
तो ये एक ऐसा तथ्य है जो एक अनुमान इंगित कर रहा है कि यही हत्या किया होगा, ठीक है। और गा तो ऐसा तथ्य देखा है जो हत्या करते हुए देखा है, तो गा तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, ये विवादित तथ्य का गवाह है। गा ऐसे तथ्य का गवाह है जो तथ्य एक अनुमान इंगित करता है कि का ने ही खा की हत्या की होगी, क्योंकि ये भागते हुए देखा गया है, उसके शरीर पे खून के निशान लगे थे। तो ये ऐसे तथ्य का गवाह है जो ये दर्शित कर रहा है कि का ने ही खा की हत्या की होगी। तो इसको कहते हैं सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट। और इसने जिस तथ्यों की गवाही जिस तथ्यों को देखा है वो है विवादित तथ्य। तो किसी भी मामले को साबित करने के लिए विवादित या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, किसी अन्य का साक्ष्य नहीं दिया जाता है, ठीक। अब मैं इस चीज को और विस्तृत में आपको अगर बताना चाहूं तो समय की प्रतिबद्धता की वजह से मैं बहुत विस्तृत में आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो आगे आने वाली वीडियो होंगी उसमें मैं एक एक पॉइंट को, चाहे विवादक तथ्य हो, सुसंगत तथ्य हो, असंगत तथ्य हो, विधिपूर्ण तथ्य हो और विसंगत तथ्य हो, सबको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा एविडेंस आपके मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। एविडेंस आपको छोटा लगेगा कि आप ही ने उसको लिखा। हाँ, तो विवादित या सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है, ठीक है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नींव कहते हैं, कील कहते हैं। अब आगे आ जाए तो एक अध्याय 1 तो प्रारंभिक होता है, जैसा कि हर एक अधिनियम में बताया गया है, उसी तरह से यहां भी अध्याय 1 है, प्रारंभिक अधिनियम का परिचय होता है और अधिनियम में दिए गए कुछ शब्दों का परिचय होता है जिनको हम परिभाषा कहते हैं, और पहले में अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ रखा जाता है। जो धारा 2 है, ठीक है, वो सॉरी चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगतता के बारे में है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। इसकी इंपॉर्टेंस आप वैसे ही लगा सकते हैं जैसे भारतीय संविधान का भाग 3 है, ठीक है। अगर भारतीय संविधान से भाग 3 को निकाल दिया जाए तो फिर भारतीय संविधान अधूरा हो जाएगा, ठीक है, उसका सुहाग उजड़ जाएगा। उसी तरह से ये अध्याय 2 इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सुहाग है, ठीक है, इसके बिना सब व्यर्थ हो जाएगा ये एक्ट ही, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके किसी भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा गया तो 5 इस चैप्टर 2 से पूछे जाते हैं, शेष 5 क्वेश्चन पूरे अधिनियम से होते हैं। अब आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है। आइए यहां क्या बताया गया, तथ्यों की सुसंगतता बताया गया है, और अध्याय 2 को आप देखेंगे 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में इसको बांटा गया है अध्याय 2 को, जो धारा 5 से 55 तक में बताया गया है, और 8 भागों में बटा हुआ है। और यहां बताया क्या गया है कि कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं, क्योंकि जो तथ्य सुसंगत होते हैं उन्हीं का हम साक्ष्य देते हैं किसी मामले को साबित करने के लिए। तो कोई तथ्य किन किन रूपों में सुसंगत है, वही सुसंगतता यहां बताई गई, सुसंगतता की पूरी लिस्ट बताई गई है। और इस लिस्ट में, ठीक है, उसकी परिभाषा भी कहीं कहीं की गई है, उसकी एविडेंटरी वैल्यू भी बताई गई है, कहीं कहीं उसकी विसंगतता भी बताई गई है। तो बताई कई सारी चीजें गई हैं, लेकिन मेन इसको रिलेवेंसी के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर को हम ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी ओपन कर देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, संभालना मुश्किल होगा। अब आगे आते हैं तो भाग 2, भाग 2 में टोटल 4 चैप्टर हैं, ठीक है। 4 में पहला है, कहता है कि तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं, यानी वो कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। यानी क्या साबित किया जाएगा, जरा समझे, क्या साबित किया जाएगा, तो विवादित या सुसंगत तथ्य साबित किए जाएंगे। तो क्या साबित किया जाएगा, चैप्टर 2, ठीक है, यानी ये तो हो गया परिचय, हालचाल पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। हालचाल होने के बाद फिर क्या होता है, कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ये है तथ्यों की सुसंगतता, जिसमें विवाद बताया गया है कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, और धारा 3 कहती है, अध्याय 3 कहती है कि किन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, यानी कब साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी को क्या साबित किया जाएगा, तो विवादित या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देके विवाद को साबित किया जाएगा, ठीक है। जो विवाद है उसी को साबित किया जाएगा कि विवाद सही है या नहीं, कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ, कोई सिविल राइट बनता है या नहीं बनता है। लेकिन कब साबित करने की जरूरत नहीं है, अध्याय 3 कहती है धारा 56 से
58। तो वह तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उसकी ये पूरी लिस्ट नहीं बताती है। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर 3 भी अधूरी है अपने आप में। ये सभी प्रकार के तथ्यों की लिस्ट नहीं बताती है जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती है। केवल दो चीजें बताती है, केवल कि जिन तथ्यों की जानकारी न्यायालय को खुद है, जिसे कहते हैं जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट, और जो तथ्य कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, जिसको कहते हैं जुडिशियल एडमिटेड फैक्ट, इन दोनों को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे साक्ष्य विधि में केवल यही दो तथ्य नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कन्फेशन। अगर कन्फेशन कर लिया गया तो क्या साबित करने की जरूरत है? अगर प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने तो क्या उसे साबित करने की जरूरत है? नहीं। तो प्रिजम्पशन, ठीक है, कन्फेशन, अभिवाक सौदेबाजी यानी अभिवाक कर लिया गया, इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबकी ये बात नहीं करती है, केवल दो चीजों की बात करती है कि वह तथ्य जिनकी जानकारी न्यायालय को है था जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट, और वह तथ्य जो कोर्ट में स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसे जुडिशियल एडमिटेड फैक्ट कहते हैं, यानी न्यायिक स्वीकृत तथ्य। ठीक है, न्यायिक स्वीकृत तथ्य की बात यहाँ की गई है, और न्यायिक संस्वीकृत की बात धारा 164 सीआरपीसी में किया गया है। ठीक है, इन सबके बारे में अगले वीडियो में सब बहुत विस्तृत रूप में सब बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स पे एक के बाद एक वीडियो बनाए जाएंगे, और पूरा साक्ष्य अधिनियम आपको इसी YouTube चैनल पे सब अपलोड कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं अध्याय 4। तो फिर सजा समझेगा। अध्याय 2, अध्याय 1 परिचय। अध्याय 2 कहता है क्या साबित करना है। अध्याय 3 कहता है क्या साबित करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 4, 5 और 6 ये तीन अध्याय मिलकर कहते हैं कैसे साबित किया जाएगा। ये तीन चैप्टर क्या कहते हैं? कैसे साबित किया जाएगा। तो ये तीनों बिल्कुल तैनात, आओ हम लोग खड़े हैं यहाँ बॉर्डर पे। ठीक है, पहले यहाँ मुकाबला करो, यानी हम ही लोगों से साबित किया जाएगा। तो ये कौन है? ये मौखिक साक्ष्य कहता है मुझसे साबित किया जाएगा, ये कहता है मुझसे साबित किया जाएगा। दोनों यहाँ पे लड़ जाते हैं, दोनों यहाँ पे लड़ जाते हैं, कहते हैं कि पहले हमसे साबित होगा, अगला कहता है पहले हमसे साबित होगा। तो अब इन दोनों कंडीशन में बताया गया पहले किससे साबित किया जाएगा। अगर किसी विषय पे मौखिक साक्ष्य भी है, दस्तावेजी साक्ष्य भी है, तो पहले किससे साबित किया जाएगा, ये अध्याय 6 कहती है। और मौखिक साक्ष्य से क्या साबित किया जाएगा, अध्याय 4। दस्तावेजी साक्ष्य से क्या साबित किया जाएगा, अध्याय 5। तो क्या साबित किया जाएगा, अध्याय 2। क्या साबित नहीं किया जाएगा, अध्याय 3। और जो साबित किया जाएगा वो कैसे साबित किया जाएगा, अध्याय 4, 5, 6। क्लियर। उसके बाद अध्याय 7 साबित करेगा कौन, साबित कौन करेगा, अध्याय 7। कब साबित नहीं करने दिया जाएगा, अध्याय 8। स्टॉपेज, बोलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जुबान पे पट्टी लगा दी जाएगी। दो तरह की बातें आप नहीं बोल सकते हैं, कई समय पे ठंडे और गर्म सांसें नहीं ले सकते हो। ठीक है, कई लोग। और अध्याय 13 ये जो साबित करेगा ना, वो किससे साबित करेगा, तो गवाह, तो गवाह बनने की योग्यता। ठीक है, ये कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे, 13 नहीं होगा, ये है 9। ठीक है, और ये है 10। 7, 8, 9, 10, 11। 9 में क्या है, साक्षी बनने की योग्यता। कोई मौखिक साक्ष्य जो देने आएगा, कोई गवाह तो देने आएगा, तो गवाह कौन बनेगा, गवाह बनने की योग्यता क्या है, ये चैप्टर 9 में। और गवाह जो बनेगा, गवाह सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है, उसे जो है तपाया जाएगा। ठीक है, तो गवाहों को तपाया जाना चैप्टर 10 है, जिसमें उसकी परीक्षा की जाती है। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा, यानी चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन। ये 4 प्रकार की परीक्षाएं हैं, ये 4 प्रकार के परीक्षण है जिससे इनको गुजरना पड़ता है गवाहों को। ठीक है, तो ये 4 परीक्षाएं हैं। इन 4 परीक्षाओं से जब गवाह गुजरता है तब उसकी सत्यता निकल के आती है कि सही बोला है कि गलत है। और उसके बाद अगर कुछ गलती हो गई तो अध्याय 11 उसको बताती है कि गलती हो गई तो क्या होगा, इन गलतियों का प्रभाव बताती है चैप्टर 11 धारा 167। तो फिर से जरा समझिए। अध्याय 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय। ठीक, अध्याय 2 क्या साबित किया जाएगा, अध्याय 3 क्या साबित नहीं किया जाएगा, अध्याय 4 किससे साबित किया जाएगा, अध्याय 5 किससे साबित किया जाएगा, अध्याय 6 किससे साबित किया जाएगा। तो 5, 6, 7, 4, 5, 6
इन ये 3 चैप्टर क्या साबित, किससे साबित किया जाएगा और क्या साबित किया जाएगा। तो ये कहते हैं मौखिक साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है, दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। तो मौखिक साक्ष्य साबित करने के लिए कोई गवाह आएगा ना, और गवाह कौन बनेगा, गवाह बनने की योग्यता क्या है, ये चैप्टर 9 में बताई गई है। तो 4 को 9 से जरूर कनेक्ट करके रखिएगा। मौखिक साक्ष्य जो देने आएगा वो गवाह देने आएगा, और गवाह कौन बन सकता है, गवाह बनने की योग्यता क्या होती है, ये चैप्टर 9 में बताया गया है। और जब गवाह गवाही देने आएगा तो उसे 4 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, यानी उसकी परीक्षाएं की जाएंगी। वो परीक्षाएं होती हैं चैप्टर 10 में, और उसके बाद मामला फाइनल हो जाता है। कुछ गलती होती है तो उसका प्रभाव चैप्टर 11 में बताया गया है, धारा 167 में। तो इस तरह से आपने पूरे साक्ष्य विधि को मोटा मोटा समझाया, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया हूं, यहाँ पे बहुत संक्षिप्त पाठ में आपको बताऊं, बस केवल और केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, ठीक है, जो आपके अंदर एक डर है, जो आप इसको देखकर घबरा जाते हैं, उस घबराहट को दूर करने के लिए, उस डर को भगाने के लिए केवल ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अभी इस पे अटैक करने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया है। अब जो वीडियो आएंगे उस पे अब आप अटैक करेंगे। अभी तक जो डर रहे थे वो डर खत्म हो गया, अब आप हमला करोगे, यानी अब आपको बहुत आसानी से अधिनियम समझ में आ जाएगा, और एक एक करके शुरुआत होगी। ठीक है, और सब स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले जाएंगे। हाँ, वीडियो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बताया सब जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बताया सब जाएगा। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग अब इसी तरह से, ठीक है, इस पे वीडियो पढ़ते रहेंगे। भारत में जितने भी प्रकार के कानून हैं, उन सभी कानूनों पे ना तो वीडियो डालने की मुझे कोई जरूरत है, और ना ही आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड हैं, जो सामाजिक विषयों से जुड़े हुए कानून हैं, जो व्यवहार में यूज होते रहते हैं, उन्हीं विषयों पे वीडियो डाले जाते रहेंगे। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो इस चैनल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है और ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है, लेकिन ऑफलाइन क्लास के लिए आपको चल के आना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास के लिए घर बैठे आपको फायदा मिलेगा। तो जैसा भी आपको सुविधा हो, जो क्लास आप लेना चाहते हैं, चल के आना चाहते हैं तो चल के आ जाइए, घर पे बैठ के देखना चाहते हैं तो मैं खुद ही आपके यहाँ आ जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है, फ्री क्लास आपको दी जा रही है। तो इससे अच्छा कोई और सुविधा आपके लिए नहीं हो सकता है। हाँ, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो खैर एक ही बार करना है। ठीक है, लाइक जरूर कर लिया करिएगा हमेशा, अगर समझ में आता है तो। और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।